हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार सिंह T1B चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि पेट का एग्ज़ाम अब बहुत ही करीब आ चुका है, तो इसी को देखते हुए मैं एक बहुत ही आज महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य साम्राज्य के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो बच्चों, ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। यहाँ देखिए बच्चों, लिखा है मौर्य वंश और सम्राट अशोक, मतलब कि मौर्य वंश के में सम्राट अशोक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो बच्चों, भारत में बहुत बड़े बड़े साम्राज्य हुए थे, जैसे कि मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य या ब्रिटिश साम्राज्य, चोल साम्राज्य। इन सब में बच्चों जो सबसे पुराना साम्राज्य था वो मौर्य साम्राज्य था। और ये मतलब सबसे बड़ा भी था और सबसे विस्तृत भी था। साम्राज्य उसी को बोला जाता है जो बहुत विस्तृत हो, मतलब ब्रॉड एरिया हो, और जिसके अधीन में बहुत छोटे 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 राज्य आते हों। तो मौर्य साम्राज्य उसी तरह का था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? 322 ईस्वी में की थी और मगध में की थी। कहाँ की थी? मगध में की थी, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और किसको हरा के की थी? तो घानानंद को हरा के की थी, जो कि नंद वंश का था। किस वंश का था? नंद वंश का था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कौटिल्य के सहयोग से, कौटिल्य जो कि विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, तो उन्हीं के सहयोग से घानानंद को हराने में सफल हुआ था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को कश्मीर के राजा प्रवर्तक ने भी सहायता की थी। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 300 मतलब 5 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, जो कि सिकंदर का सेनापति था और मतलब पश्चिम भारत पे अपना साम्राज्य फैला हुआ था। उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और उसकी लड़की से, जिसका नाम कार्नेलिया था, उससे शादी की थी और उससे 4 प्रांत भी लिए थे। उसके बाद बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अब हम ज़्यादा नहीं जानेंगे, क्योंकि इनके बारे में वो नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु 298 ईस्वी में हो गया था। और वो जो संलेखना विधि होता था, ये जैन धर्म को मानते थे, तो इन्होंने अपना प्राण संलेखना विधि से बिना मतलब खाए पिए शरीर को त्याग दिया था। क्या किया था? बिना खाए पिए शरीर को त्याग दिया था। अब जो बच्चे इनका जो पुत्र थे बिंदुसार, वो 298 ईस्वी में शासक हुए और इन्हीं के समय में ये जो थे ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे और इन्हें अमित्र घात बोला जाता है। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। ये तारानाथ ने इन्हें 16 जनपदों का विजेता बताया है और इनके समय में पिंगल बस नामक एक जो थे आजीवक संप्रदाय के मानने वाले थे, वो इनके राज दरबार में रहते थे। उन्हीं ने बताया था कि अशोक सम्राट, मतलब अशोक जो था वो भारत का बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। मतलब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अशोक जो है भारत का बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। ये जो बिंदुसार थे, इनके समय में, बिंदुसार के समय में 2 बार तक्षशिला में विरोध हुआ था। तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में पड़ता है अभी, और झेलम नदी के किनारे था। तो वहाँ पे 2 बार विरोध हुआ था। तो पहला बार इन्होंने सुसीम को भेजा था और दूसरा बार अशोक को भेजा था। अब बच्चों, हम लोग सीधे अब मतलब अशोक पे आते हैं। तो अशोक के बारे में जानते हैं कि क्योंकि हमारे टॉपिक में अशोक ही है, सम्राट अशोक के बारे में ही पढ़ना है। तो सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था तथा इनके पिता जो थे ये बिंदुसार थे और माता का नाम शुभदरांगी था। क्या था? शुभदरांगी था। अशोक 269 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे और सिंहली सिंहली श्रुतिलेख के अनुसार इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। 99 भाइयों की हत्या की थी और तब जाकर राजगद्दी पर बैठे थे। इनका तो राज्याभिषेक मतलब 272 ईस्वी पूर्व में हो गया था, लेकिन ये मतलब पूरी तरह से राजा 269 ईस्वी पूर्व में बने। अशोक को मतलब कि अशोक का अशोक नाम जो था वो
पुराणों में मिलते, अशोक को अशोक वर्धन पुराणों में कहा गया है और मास्की और गुजरा अभिलेख में इनको अशोक कहा गया है। और इनका नाम एक देवनाम प्रिय भी था, जो कि होता है देवताओं का प्रिय। तो ये तो था बच्चे जो मैंने आप लोगों को बताया। थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट वाइज समझा देता हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसे जस्टिन ने सेंट्रोकस नाम से इंगित किया है। मतलब जस्टिन ने इनको सेंट्रोकस कहा था, जिसको विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर, मतलब कि इनको बताया था कि विलियम जोन्स ने कहा था कि ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में, मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में की थी और घानानंद को हराकर की थी, मगध में की थी, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे पटना भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कोस निकेटर को 305 ईस्वी में हराया था और उनकी बेटी कार्निया से शादी कर ली थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य था, जिनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है, जो अर्थशास्त्र के लेखक थे। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है, जिसमें शासन प्रशासन के बारे में बताया गया है। बहुत सारे लोग अर्थशास्त्र को मतलब समझते हैं कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से जोड़ देते हैं और गलती कर देते हैं। इस चीज पर ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र जो था वो राजनीति से संबंधित था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाले थे। यहाँ देखिए मैंने लिखा इंडिका, तो यहाँ पर इंडिका के मतलब लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे। और मेगास्थनीज कौन थे? तो सेल्कोस निकेटर का राजदूत थे और सेल्कोस निकेटर ने इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और इन्होंने इंडिका लिखी थी। यहाँ पर मैंने बता दिया है कि मृत्यु कब हुआ था उनका? 298 ईस्वी पूर्व में हुआ था और संलेखना विधि से हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है बिंदुसार। बिंदुसार का मतलब राजाभिषेक 298 ईस्वी पूर्व हुआ था। इन्हें अमित्र घात यानी शत्रुनाशक कहा जाता था। धर्म जो था वो आजीवक, ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे। कौन? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। पिंगल बस जो आजीवक संप्रदाय के मानने वाले थे, उन्हीं के राज्य में रहते थे, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अशोक राजा बनेगा, मतलब सम्राट बनेगा। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसमें उन्होंने सुसीम और अशोक को भेजा था। पहले सुसीम को भेजा था, फिर अशोक को भेजा था, इसको मतलब दबाने के लिए। अब यहाँ बच्चों मैं यहाँ पे अशोक के बारे में लिखा हूँ। तो अशोक का जन्म 304 बीसी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जो मैं आप लोगों को बताया था। अशोक शासक बना 269 ईस्वी पूर्व में। पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रांगी। राज्यपाल जब मतलब अशोक जब सम्राट बनना था उस समय वो कहाँ का राज्यपाल था? तो वह अवंती का राज्यपाल था। वो कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। मतलब शासक बनने से पहले सम्राट अशोक अवंती के राज्यपाल थे। और यहाँ पर मैंने लिखा है सिंहली अनुश्रुति के अनुसार सम्राट अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की थी। किस अनुश्रुति के अनुसार? सिंहली अनुश्रुति के अनुसार कहा गया है कि उन्होंने 99 भाइयों की हत्या की थी। मास्की, गुजरा, नेतूर, उडेलम में अशोक नाम मिलता है। सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है किसमें? मास्की, गुजरा, नेतूर, उडेलम में। उडेलवलम जो है उसमें इनका नाम अशोक मिलता है। कनगहली जो कर्नाटक में स्थित है, उसमें इन्हें राडियो अशोक मतलब कि राजा अशोक कहा गया है। क्या कहा गया है? राडियो अशोक मतलब राजा अशोक। भाब्रू अभिलेख में इन्हें मगध का राजा, भाब्रू अभिलेख जो था शिलालेख था ये, इसमें इन्होंने अपने आप को मगध का राजा बताया था। कहाँ का राजा बताया था? मगध का राजा बताया था। पुराण में इनका नाम अशोक वर्धन मिलता है। इन्हें देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अभिलेखों में इन्हें देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी भी कहा जाता है। देवनाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। चक्रवर्ती, देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा है चक्रवर्ती अशोक। चक्रवर्ती अशोक मतलब सम्राटों का सम्राट, मतलब अशोक को सम्राटों का सम्राट कहा जाता था। मतलब ये समझ लीजिए कि इनको कितना मतलब तोज्जुब दिया गया था कि इन्हें सम्राटों का सम्राट कहा जाता था। ये देखिए बच्चों, मैंने एक चीज यहाँ पे इतिहास में देखा कि मतलब जो जितना मतलब नृशंस हत्या कराया वो उतना ही महान हुआ। जैसे कि सम्राट अशोक थे, इन्होंने अपने 99 भाई की हत्या कराई थी। और उधर जो अकबर थे उन्होंने मतलब वो जो चित्तौड़गढ़ युद्ध हुआ था उसमें 30,000 निर्दोष लोगों को हत्या करा दिए थे। फिर भी ये महान कहे जाते हैं, क्योंकि
हत्या कराने के बाद इन्होंने उससे द्रवित होकर मतलब अपना धर्म चेंज कर लिया था, और एकदम मतलब कि जैसे अशोक ने कोमल हृदय के बन गए थे, अशोक एकदम कमल हृदय के बन गए थे, और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और जीव हत्या पर मतलब जीव हत्या ये सब मतलब एकदम रोक दिया था, एकदम साधु टाइप का जीवन जीने लगे थे। तो ये तो बच्चे, ये तो अशोक का मैंने आपको जीवनी बताया कि मतलब जो मौर्य वंश था और सम्राट अशोक थे उनके बारे में आप लोगों को बताया। अब इसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा मतलब अशोक के मतलब शिलालेख के बारे में। अपने शासन के 8वें वर्ष मतलब कि 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और उसे जीत लिया था, जिसमें बहुत ही नरसंहार हुआ था। और उस युद्ध से अशोक द्रवित हो गए थे और दुखी हो गए थे, क्योंकि इसमें करीब करीब 1 से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। और उसी समय उन्होंने मतलब कि युद्ध को त्यागने का निश्चय कर लिया था। इसका वर्णन उन्होंने अपने 13वें शिलालेख में किया है। उसके बाद जब अशोक का मन एकदम विचलित हो गया था तो उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली थी। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और उपगुप्त से शिक्षा ली थी। पहले वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे जिसमें वो शिव की पूजा करते थे, लेकिन वो बाद में बौद्ध धर्म अपना लिए और उपगुप्त से शिक्षा ली। किससे ली? उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अहरौरा अभिलेख में अशोक मतलब व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी बने थे, इस बात की जिक्र किया गया है उसमें। किसमें किया गया? अहरौरा अभिलेख में किया गया है। अपने मतलब कि जब वो बौद्ध धर्म अपना लिए थे तो उसके दौरान 10वें वर्ष में वे बोध गया गए, 12वें वर्ष में वे निगाली सागर गए एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी गए। 10वें वर्ष में बोध गया गए, 12वें वर्ष में निगाली सागर गए एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी गए। आजीविकों को रहने के लिए उन्होंने बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी। क्या नाम था? कर्ज, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। मतलब वे बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था, ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार किया जा सके और चारों तरफ मतलब कि शांति लाई जाए। बौद्ध धर्म में क्या था कि शांति पे विशेष जोर दिया जाता था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे है अशोक का अभिलेख, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिलेख किसे कहते हैं बच्चों? तो कठोर चीजों पे जो खुदाई करके लेख उत्कीर्ण किए जाते थे उन्हें ही अभिलेख कहा जाता था, जिसमें राजाओं के मतलब राजनीतिक आर्थिक ये सब चीज़ें के बारे में लिखी रहती थी। उन्होंने जो कार्य किया था वो अभिलेखों पर खुदवाते थे, क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। तो सबसे पहले मतलब कि अभिलेख पे खुदाई किसने कराई थी? तो अशोक ने कराई थी। अभिलेख पे खुदाई अशोक ने कराई थी। और अभिलेख कितने तरह के थे? तो अभिलेख 3 तरह के थे, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख वो होता था जिसपे पत्थरों पे मतलब राजाओं का आज्ञाओं को खुदवा के लिखवाया जाता था। शिलालेख पे शिलालेख जिसको पत्थर भी बोला जाता है, उस पे राजा की आज्ञाओं को खुदवा के लिखाया जाता था। उसके बाद क्या था? स्तंभ लेख। स्तंभ जो होता है पिलर के आकार का होता है, और वहीं स्तंभ पे पिलर के आकार पे राजा मतलब कि अभिलेख खुदवाए जाते थे। मतलब कि कुछ जो राजाओं के मतलब वहीं सब नीति की जो चीज़ें थी जो मतलब राज व्यवस्था से जुड़ी थी उसको लिखवाते थे। और एक था क्या मतलब यहाँ पे गुहालेख। गुहालेख क्या होता था कि गुहालेख में वो पत्थर को काट के गुफा बनाते थे और गुफा के ऊपर सपाट करके वहाँ पे अपना लेख उत्कीर्ण कराते थे। तो बच्चों सबसे पहले शिलालेख के बारे में जानते हैं। तो शिलालेख कितनी थी? 14 थी। और इसकी खोज सर्वप्रथम जो ये थे फैंथलर ने की थी। कब की थी? तो 1750 में की थी। शिलालेख की खोज फैंथलर ने की थी। और कब की थी? तो 1750 ईस्वी में की थी। और जो अशोक के शिलालेख थे उसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था, और ये 1837 में इन्हें पढ़ने में सफलता मिली थी। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था, और 1837 ईस्वी में इन्हें पढ़ने में सफलता मिली थी। जो इनके जो शिलालेख थे ये ब्राह्मी लिपि में थे और प्राकृत भाषा में थे।
ऐसे तो शिलालेख मतलब भारत में जो थे वो ब्राह्मी लिपि में थे और प्राकृत भाषा में थे। वैसे तो ये मतलब 4 लिपियों में मिले पाए गए थे, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मी। ग्रीक और अरमाइक लिपि में जो पाए गए थे वो अफगानिस्तान में पाए गए थे, और जो ये खरोष्टी में थे वो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में पाया गया था, जो कि पाकिस्तान में था। और जो शेष भारत में थी वो ब्राह्मी लिपि में पाई गई थी। देख लीजिए बच्चों, ग्रीक एवं अरमाइक में ग्रीक एवं अरमाइक लिपि में जो पाया गया था अफगानिस्तान में पाया गया था। खरोष्टी जो था, खरोष्टी लिपि वो शाहबाजगढ़ी मानसेहरा में पाया गया था, जो पाकिस्तान में था। और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि पाई गई थी। और इसकी भाषा क्या थी? तो इसकी भाषा प्राकृत थी। अब बच्चों जो शिलालेख थे वो 14 थे। तो उसमें जो अशोक ने लिखा था शिलालेखों पर, उसमें क्या क्या लिखा था, प्रथम मतलब 1 से 14 तक में उन्होंने शिलालेखों पर जो गुदवाए थे वो क्या क्या लिखा था उनके बारे में जान लीजिए। तो पहला में उन्होंने पशु बलि की निंदा की थी। दूसरे शिलालेख में उन्होंने पशु और मनुष्यों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की थी। तीसरा में उन्होंने राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया था कि वो मतलब कि हर वर्ष यात्रा पे जाएं, मतलब देश घूमने निकले और देखें कि मतलब स्थिति क्या है राज्य की। चौथे में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की प्रधानता दी गई थी। मतलब भेरी मतलब युद्ध की जगह पर धम्म मतलब बौद्धोला अपनाने के लिए बोला गया था। पांचवा में उन्होंने धम्म महापात्रों की नियुक्ति की थी। पांचवा में उन्होंने धम्म महापात्रों की नियुक्ति की थी। छठा में उन्होंने आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी थी। सातवां और आठवां में तीर्थों का उल्लेख है, मतलब तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नवा जो अभिलेख था उसमें उन्होंने शशि भेंट और शिष्टाचार के बारे में बताया था। और 10वां जो शिलालेख था उसमें उन्होंने मतलब अधिकारियों से अपील की थी कि वो प्रजा के हित में सोचे। और 11वां में उन्होंने धम्म की 11वां में उन्होंने धम्म की व्याख्या की थी, मतलब कि धम्म का उन्होंने व्याख्या किया था 11वां में। 12वां में उसने स्त्री महापात्रों की नियुक्ति की थी। और 13वां जो शिलालेख था उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन था। और उसके बाद उन्होंने हृदय परिवर्तन की बात, उसी में से अशोक ने अपने हृदय परिवर्तन की बात स्वीकारी थी। और 5 जो यौन राजा थे, जैसे कि वो आंध्र संतवाहन ये सब थे, चोल उनके चोल नहीं था, आंध्र संतवाहन ये सब थे, तो उनके बारे में उन्होंने यौन राजाओं के बारे में उन्होंने कलिंग ये 13वें अभिलेख में अपने बताया था, शिलालेख जो था उसमें। और 14वें शिलालेख में उन्होंने धार्मिक जीवन के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? धार्मिक जीवन जीने के बारे में सबको सबसे अपील की थी कि वो लोग अपना धार्मिक जीवन जिए। तो ये थे बच्चों मतलब कि अशोक के द्वारा किए गए कार्य, जिसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मतलब मैं बता देता हूँ, मैं पॉइंट जो लिखा हूँ उसको तो मैंने थोड़ा सा बिना देखे बताया था। तो पहले देख लीजिए बच्चों, कलिंग युद्ध ये जो था 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और इसका वर्णन 13वें शिलालेख में है। उसके बाद कलिंग युद्ध के बाद जो थे अशोक, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर ली थी और उपगुप्त से उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। जो बौद्ध धर्म, जो अशोक जब बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे तो अहरोरा एक अभिलेख था, उसमें लिखा गया था कि व्यक्तिगत रूप से अशोक ने बौद्ध धर्म से के अनुयायी बन गए हैं, मतलब स्वीकार कर लिए हैं अपने, मतलब जो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो अपने उपासक काल के दौरान उन्होंने 10वें वर्ष बोध गए थे हुए, और 12वें वर्ष में निगाली सागर गए थे, एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी गए थे। कहाँ गए थे? लुम्बिनी गए थे। उन्होंने आजीविकों को रहने होते बराबर की, उन्होंने आजीविक जो संप्रदाय थे उनको अन्याय को रहने के लिए बराबर की गुफाओं में, किसकी गुफाओं में? बराबर की गुफाओं में 4 मतलब कि 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। जैसे कि उनका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा, बीज झोपड़ी। क्या नाम था? कर्ज, चौपार एवं सुदामा एवं बीज झोपड़ी। उन्होंने महेंद्र वंश अग्निमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। अब देखिए अशोक का अभिलेख, तो अशोक का अभिलेख 3 प्रकार के पाए गए हैं, जो शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख में डिवाइड है। शिलालेख की खोज फैंतलर ने की थी, और शिलालेख कितने थे? 14 थे। और इसकी खोज कब की थी? तो 1750 में की थी। कब की थी? 1750 में की थी। यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले जो था वो शिलालेख को पढ़ने में जेम्स प्रिंसप को सफलता मिली थी। और कब मिली थी? 1837 में मिली थी। और ये देखिए जो शिलालेख थे वो मतलब ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि में पाए गए थे। ग्रीक अरमाइक लिपि जो था अफगानिस्तान में पाया गया था। खरोष्टी लिपि शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा पाकिस्तान में पाया गया था, जो कि पाकिस्तान में था। और शेष भारत में जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। और इसकी जो भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत थी। क्या थी? शिलालेख की भाषा प्राकृत थी। अब यहाँ पे जो शिलालेख में जो लिखे गए थे, जो 14 शिलालेख थे, उनमें क्या था, क्या बताए थे वो देख लीजिए। पहले में उन्होंने पशु बलि की निंदा की थी। दूसरे में उन्होंने मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था की थी।
तीसरा में उन्होंने राजकीय अधिकारियों को कहा था कि वो दौरा पर जाएं, मतलब राज दौरा करें। चौथा में उन्होंने भेरी घोष की जगह धर्म घोष की बारे में बताया था कि मतलब भेरी घोष छोड़ के धर्म घोष को स्वीकार किया था। और पांचवा में उन्होंने धम्म महापात्रों की नियुक्ति की थी। और छठा में उन्होंने आप नियंत्रण की, मतलब आप नियंत्रण की शिक्षा दी थी, मतलब। और यहाँ पे देखिए सातवां में आठवां में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख था। नौवां में सच्ची भेंट एवं शिष्टाचार के बारे में बताया था। 10वां में प्रजा के हित के बारे में सोचने के लिए अपने अधिकारियों से अपील की थी। और 11वां जो था उसमें धम्म की व्याख्या की गई थी। 12वां में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति की बात की गई थी। और जो 13वां अभिलेख था उसमें कलिंग युद्ध एवं हृदय परिवर्तन एवं राजा के बारे में उल्लेख किया गया था। और 14वां जो था उन्होंने धार्मिक जीवन जीने की अपील की थी। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो अशोक के स्तंभलेख थे वो क्या थे, तो वो 7 थे बच्चों। अशोक के स्तंभलेख 7 थे जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो आइए इनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो थे, पहला मतलब प्रयाग स्तंभलेख जिसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, और ये कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित किया था। और जो दूसरा था बच्चों, दिल्ली टोपरा था। दिल्ली टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली स्थापित किया था। इसके बाद तीसरा जो था वो दिल्ली मेरठ था। इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से दिल्ली में स्थापित किया था। चौथा जो था वो रामपुरवा है, जिसकी खोज कार्लायर ने 1872 में की थी, और ये चंपारण बिहार में है। पांचवा लौरिया रेराज है, जो कि चंपारण बिहार में है। और 7वां जो है और लौरिया नंदगढ़ है, जो कि चंपारण बिहार में है, और इस पर मोर का चित्र अंकित है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा था। ऋग्वेदेय जो था वो सबसे छोटा स्तंभलेख था। और इसी में इसकी अशोक की लुम्बिनी यात्रा का वर्णन है, जिसमें वहां पर उन्होंने कर को माफ कर दिया था लुम्बिनी में। तो उसका वर्णन ऋग्वेदेय में है। अशोक की मृत्यु बच्चों 232 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। अशोक का जन्म कब हुआ था? 304 में। शासन पर मतलब राज्याधिकारी कब बने थे? 269 में। और मृत्यु कब हुई थी? 232 में। और यहाँ देखिए, अंतिम जो मौर्य शासक था वो कौन था? बृहद्रथ था, जिसकी मृत्यु 185 में हो गई थी। और यहाँ पे इसको मतलब कि हटा के या मार के वहाँ पे जो था वो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो टोटल मौर्य वंश का शासन 322 से 185 मतलब कि 137 वर्ष तक रहा था। यहाँ देखिए बच्चों, देखते हैं मतलब कि जो मौर्य साम्राज्य की मुद्रा थी वो पर्ण थी। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? पर्ण थी। जब मौर्य साम्राज्य में बिक्री कर का मूल का 10वां भाग ले लिया जाता था, और इसे जो नहीं देता था उसे मृत्युदंड की सजा दी जाती थी और जो नहीं देता था उसे मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। एग्रोनुमाई जो था वो मार्ग निर्माण अधिकारी था। एग्रोनुमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। और जो रूपजीवा बच्चों, रूपजीवा जो होते थे वो मौर्य काल में जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी उन्हें रूपजीवा कहता था। मौर्य काल में जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी वो रूपजीवा कहलाती थी। आज भी वेश्यावृत्ति का भारत में प्रचलन है, उस समय भी प्रचलन था। और देखिए बच्चों, मौर्य साम्राज्य के राजाओं के बारे में भगवत पुराण में बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य में 10 राजा हुए थे, लेकिन वायु पुराण में बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य में 9 राजा हुए थे। यहाँ बच्चों देखिए, यहाँ पे मतलब कि अर्थशास्त्र में यहाँ पे तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख किया गया है। तो तीर्थ किसे कहा जाता था बच्चों? तो जो शीर्ष अधिकारी होते थे, जो मौर्य काल में शीर्ष अधिकारी होते थे, उन्हें तीर्थ कहा जाता था या उन्हें महापात्र कहा जाता था। शीर्ष अधिकारी को क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था या महापात्र कहा जाता था। चर जो था, अर्थशास्त्र में चर मतलब जासूस को चर कहा गया था। उस समय जो थे मौर्य काल में केंद्रीकरण व्यवस्था थी, और जो उस समय के अशोक के समय प्रांत को पांच भागों में बांटा गया था। और प्रांत के बाद विषय होते थे, उसके बाद ग्राम होते थे। सबसे बड़ा प्रांत होता था, उसके बाद विषय, उसके बाद ग्राम। तो प्रांत के जो मतलब कि प्रांत पर जो शासन करते थे वो क्या थे? वो राजघराने से संबंधित होते थे। उन्हें कुमार, आर्यपुत या राष्ट्रीय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुमार, आर्यपुत या राष्ट्रीय कहा जाता था। विषय के अधिकारी को विषयपति कहा जाता था। विषय के अधिकारी को विषयपति कहा जाता था। और ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। गोप जो था वो 10 ग्रामों के प्रधान को गोप कहा जाता था। 10 ग्रामों के प्रधान को गोप कहा जाता था। तो ये यहाँ देखिए बच्चों, लिखा गया मैंने उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण जब
मौर्य काल में जब प्रधानमंत्री या पुरोहितों की नियुक्ति की जाती थी तो उन्हें काफ़ी जांचा पड़ता जाता था, मतलब जांच पड़ताल करके उनकी नियुक्ति की जाती थी। ऐसे ही नहीं नियुक्त कर लिया जाता था, जैसे कि बहुत जांच की जाती है। जैसे आज हम लोगों को कोई जैसे डीएम एसडीएम लोग बनते हैं तो उनका इंटरव्यू लिया जाता है, वैसे ही उस समय जो मतलब पुरोहित और प्रधानमंत्री बनने के जो अधिकारी होते थे उनका मतलब बहुत ही अच्छी तरह से जांच पड़ताल किया जाता था। उसी को उपधा परीक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण कहा जाता था। बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सीता भूमि, जो कि मतलब सरकारी भूमि थी, उसे सीता भूमि कहा जाता था। अवैध मात्रक, जो मतलब बिना वर्षा के ही अच्छी कृषि जहाँ पे होती थी उसे अवैध मात्रक कहा जाता था। यहाँ पे मतलब वर्षा नहीं होती थी फिर भी अच्छी कृषि हो जाती थी, मतलब उपज अच्छा हो जाता होगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। और वो कौन कौन थे? तो दार्शनिक थे, किसान थे, अहिर थे, कारीगर थे, सैनिक थे, निरीक्षक थे और सभासद थे। कौन थे? दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है गुड़ पुरुष। तो गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा जाता था। और जो संस्था होते थे मतलब वो एक जगह पे रहकर मतलब जो गुप्तचरी करते थे उसको संस्था कहा जाता था। मतलब एक जगह पर रहकर जो गुप्तचरी करते थे उन्हें संस्था कहा जाता था। और संचार मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और गुप्तचरी करते थे, उन्हें संचार कहा जाता था। महामर्त सर्प, मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि जो मतलब कि गुप्तचरों का जो हेड होता था वो मतलब कि मुख्य अधिकारी होता था जो गुप्तचरों का, उसे महामत सर्प कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महामत सर्प कहा जाता था। अब इधर देख लीजिए बच्चों, जो महत्वपूर्ण तीर्थ है उनमें से जो मतलब 18 तीर्थ है उसमें जो महत्वपूर्ण तीर्थ है उनके बारे में मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछते हैं। जैसे कि समाहर्ता, तो आय का संग्रह करता, जो ये क्या करते थे, वो जो मौर्य काल में आय होता था उसको संग्रह करते थे, जिसे समाहर्ता कहा जाता था। दूसरा था सनिधता। सनिधता मतलब राजकीय कोषाध्यक्ष, राजकीय कोषाध्यक्ष को सनिधता कहा जाता था। और यहाँ देखिए लिखा हूँ प्रस्ता। प्रस्ता मतलब कारागार के अध्यक्ष को प्रस्ता कहा जाता था। यहाँ मैंने लिखा है कर्मांतिक। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का जो मुख्य होता था उसे कर्मांतिक कहा जाता था। उद्योगों और कारखानों के अध्यक्ष को कर्मांतिक कहा जाता था। यहाँ देखिए दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाले को दंडपाल कहा जाता था। दंडपाल देखिए देखने में लग रहा है कि दंडपाल जैसे कि कोई न्याय करने वाला हो, लेकिन ये क्या था? सेना का सामान एकत्रित करता था। क्या करता था? सेना का सामान एकत्रित करता था। यहाँ देखिए है अंतपाल। सीमावर्ती, इसका अर्थ हुआ सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। अंतपाल किसको कहा जाता था? सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक को अंतपाल कहा जाता था। अब देखिए बच्चों, जो मौर्य प्रांत को मैंने बताया था कि 5 भागों में विभाजित था और उसके मतलब जो हेड होते थे उसे राष्ट्रिक कहा जाता था। जैसे जो प्रशासन चलाते थे उसे राष्ट्रिक कहा जाता था। तो कौन से मौर्य प्रांत थे जो 5 भागों में मतलब बटे हुए थे? तो वो थे उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। उसके बाद अवंती राष्ट्र था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। तीसरा था कलिंग जिसकी राजधानी तोसली थी। और चौथा था दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। और पांचवा था परासी पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? परासी पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और मौर्यवंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी, जिसे मेगास्थनीज ने इंडिका में पालीब्रोथा कहा है। पाटलिपुत्रा को क्या कहा है? पालीब्रोथा कहा है मेगास्थनीज ने। और यहाँ देखिए मतलब कि ये जो यहाँ जो कलिंग थी इसका मतलब कब मौर्य काल में मतलब इसको शामिल किया गया था? तो अशोक के समय में जो 261 ईसा पूर्व में कलिंग को तोसली में शामिल, कलिंग को मतलब कि मौर्य साम्राज्य में शामिल किया गया था। यहाँ बच्चों मैंने लिखा है राजयुग। राजयुग जो होता था वो जनपदीय, अशोक के समय में जो जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश होते थे उन्हें राजयुग कहा जाता था। अशोक के समय में जो जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश होते थे उन्हें राजयुग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजयुग कहा जाता था। तो ये तो बच्चों मैंने आप लोगों को मौर्य वंश और अशोक के बारे में बता दिया है। और मेरे को जितना लगा कि मतलब आप लोगों के लिए उपयोगी है बेट के लिए, उतना मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इसी के साथ बच्चों आज मैं अपना ये चैप्टर कंप्लीट करता हूँ और आप लोगों से मतलब आप लोगों को शुभ रात्रि। और बच्चों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल T1B को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब इस वक्त थोड़ा सा आप लोग मतलब ध्यान नहीं देते हैं, सब्सक्राइब थोड़ा सा कम हो गया है। तो बच्चों थोड़ा सा हम लोग भी उदास हैं कि आप लोग मतलब पढ़ाने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो इसको हमारे चैनल T1B को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग जोश के साथ और अच्छा से अच्छा वीडियो लाएँ बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों आप लोगों को शुभ रात्रि।